बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं नया पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे फर्स्ट यूनिट लेते हैं हम, जो कि आपके परिपथ विश्लेषण पर आधारित है। यहाँ हम परिपथ विश्लेषण को शुरू करने से पहले जो बेसिक डेफिनेशंस है परिपथ की, जैसे रेजिस्टेंस है, ओम का नियम है, कैपेसिटर है, टर्मिनल जाल हैं, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा देखते हैं हम जाल यानी कि नेटवर्क। जाल या नेटवर्क किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ इन छोटी छोटी परिभाषाओं से आधे नंबर के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाल या नेटवर्क की। विभिन्न प्रतिबाधाओं जैसे RLC यानी कि रेजिस्टेंस, प्रेरण कुंडली और संधारित्र, और जनित्रों यानी कि वोल्टेज सोर्स और धारा सोर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि से मिलकर बने हुए परिपथ को हम जाल या नेटवर्क कहते हैं। एक जाल नेटवर्क आपको यहाँ बताया गया है डायग्राम के थ्रू। यहाँ ये रेजिस्टेंस है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है, और यहाँ ये वोल्टता सोर्स काम में लिया गया है। देखिए, दो प्रकार के सोर्स होते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है धारा स्रोत। तो जहाँ इस तरह का डायग्राम हो, इस तरह का, तो ये कहलाते हैं वोल्टेज सोर्स। और यदि इस तरह से डायग्राम है एक तीर का निशान के रूप में, ये कहलाते हैं आपके करंट सोर्स। यानी कि धारा स्रोत, ये वोल्टता स्रोत। तो इस तरह से दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। बात करते हैं आगे, जाल में उपस्थित टर्मिनलों की संख्या के आधार पर, जो जाल में उपस्थित जो टर्मिनल्स हैं उनकी संख्या के आधार पर इसे निम्न 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, चतुर टर्मिनल जाल। जहाँ 4 प्रकार के टर्मिनल हों उसे चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। ऐसा जाल जिसमें 2 निवेशी व 2 निर्गत टर्मिनल उपस्थित होते हैं चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। तो यहाँ एक इस तरह से एक डायग्राम है, ये एक जाल है। इस जाल में 4 टर्मिनल बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो 1 और 3 जो टर्मिनल है ये तो इनपुट टर्मिनल है, और 2 और 4 जो टर्मिनल है ये आउटपुट टर्मिनल के रूप में यहाँ व्यक्त किए गए हैं, निर्गत टर्मिनल होते हैं। बात करते हैं 3 टर्मिनल जाल की, यानी कि 3 टर्मिनल जहाँ उपस्थित होते हैं उस जाल की हम बात करेंगे कि 3 टर्मिनल जाल किसे कहते हैं। तो 3 टर्मिनल जाल में देखते हैं, यदि चतुर टर्मिनल जाल में, जो चतुर टर्मिनल जाल है उसमें यदि चतुर टर्मिनल जाल में एक टर्मिनल को निवेशी और निर्गत परिपथ में कॉमन कर दिया जाए, उपनिष्ठ कर दिया जाए, तो इस प्रकार के टर्मिनल जाल को 3 टर्मिनल जाल कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस जाल परिपथ में 1 2 3 और 4 4 टर्मिनल हैं। इनमें 1 और 3 इनपुट और 2 और 4 आउटपुट टर्मिनल है। तो यहाँ हमने एक टर्मिनल इनपुट का और एक टर्मिनल आउटपुट का, यानी कि 3 और 4 को सीधा कॉमन कर दिया है।
तो ये जो टर्मिनल जाल कहलाएगा, ये कहलाएगा 3 टर्मिनल जाल, क्योंकि यहाँ एक जो टर्मिनल है इनपुट और आउटपुट का वो कॉमन कर दिया, तो 1 2 और ये कॉमन टर्मिनल, तो ये 3 टर्मिनल वाला जाल परिपथ कहलाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट द्विटर्मिनल जाल की बात करते हैं यहाँ पर। तो द्विटर्मिनल जाल में यदि चतुर टर्मिनल जाल के निर्गत सिरों को लघुपथित कर दिया जाए, लघुपथित करने का मतलब है कि जो आउटपुट टर्मिनल हैं उनको किसी वायर की सहायता से कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये लघुपथित टर्मिनल कहलाता है। यानी कि जो निर्गत के दोनों सिरे थे 2 और 4, इन दोनों टर्मिनल्स को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, लघुपथित कर दिया। तो ये टर्मिनल जाल द्विटर्मिनल जाल कहलाता है, क्योंकि यहाँ 2 ही टर्मिनल शेष रह गए इनपुट के 1 और 3, बाकी ये टर्मिनल क्या कर दिया, हमने शॉर्ट कर दिया। तो इस प्रकार के टर्मिनल जाल को हम कहते हैं द्विटर्मिनल जाल। जाल में उपस्थित स्रोत के आधार पर इन्हें निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो जाल है, जाल में उपस्थित जो सोर्सेज है, उन सोर्सेज के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला है सक्रिय जाल, यानी कि जो एक्टिव है उसे हम कहेंगे सक्रिय जाल, और एक्टिव तभी होता है जब उसमें कोई वोल्टेज सोर्स लगा हो या कोई करंट सोर्स लगा हुआ हो, अर्थात ऐसा जाल जिसमें वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत विद्यमान होते हैं सक्रिय जाल कहलाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 जाल टर्मिनल यहाँ उपस्थित हैं, 2 जाल उपस्थित हैं। तो यहाँ यदि हम इस जाल की बात करें, इस फर्स्ट डायग्राम की, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। यहाँ R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और यहाँ लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है। तो इस प्रकार के जाल जहाँ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो या धारा सोर्स लगा हुआ हो, जिनसे उस सर्किट में, उस जाल में धारा का प्रवाह होता हो, वोल्टता का प्रवाह होता हो, तो ऐसे जाल सक्रिय जाल कहलाते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रकार के जाल की, दूसरे भाग की, जो कहलाते हैं निष्क्रिय जाल। ऐसे जाल जिनमें किसी भी प्रकार का वोल्टता स्रोत व धारा स्रोत विद्यमान नहीं होता। यदि हम इन दोनों डायग्राम्स को देखें तो यहाँ किसी भी प्रकार का पूरे परिपथ में न तो वोल्टता स्रोत है न ही धारा स्रोत है। तो जब वोल्टता स्रोत और धारा स्रोत नहीं हो तो इस प्रकार के जालों को हम निष्क्रिय जाल की श्रेणी में रखते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए आगे हम बात करते हैं प्रतिबाधाओं की, कि प्रतिबाधाएं क्या होती है। तो प्रतिबाधा का हम सीधा हम इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो उत्पन्न बाधाएं हैं वही प्रतिबाधाएं, यानी कि उस काम को रोकने वाली जो भी अवरोध हैं वो प्रतिबाधाएं कहलाती है। इसी प्रकार हम जब धारा प्रवाह में सर्किट की बात करें तो धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाती हैं, प्रतिबाधाएं। तो ऐसे अवयव जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं प्रतिबाधाएं कहलाते हैं। तो जैसे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, प्रेरण कुंडली है, L से प्रेरण कुंडली को रिप्रेजेंट करते हैं, संधारित्र कैपेसिटर C है, इत्यादि प्रतिबाधाएं कहलाती है, क्योंकि ये धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करती है। बात करें प्रतिबाधाएं कितने प्रकार की होती है, तो प्रतिबाधाएं 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिबाधा रेखीय प्रतिबाधा, रेखीय प्रतिबाधा या इन्हें हम ओमीय प्रतिबाधाएं भी कहते हैं।
ऐसी प्रतिबाधाएं जिनके लिए वोल्टता व धारा के मध्य वक्र एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, रेखीय प्रतिबाधाएं कहलाती है। तो यहाँ देख सकते हैं, यदि धारा और वोल्टता के मध्य यदि वक्र खींचें, इन प्रतिबाधाओं के लिए प्रतिरोध है, प्रेरण कुंडली है, संधारित्र है, तो इनके लिए जो धारा और वोल्टेज के बीच का जो वक्र है वो एक सीधी लाइन के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए इन प्रतिबाधाओं को रेखीय प्रतिबाधाएं कहते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट, अरेखीय प्रतिबाधाएं। अरेखीय प्रतिबाधाएं ऐसी प्रतिबाधाएं जिनके लिए वोल्टता व धारा के बीच वक्र एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है, उसे अरेखीय प्रतिबाधाएं कहते हैं। जैसे कि ट्रांजिस्टर है, डायोड है। यदि हम ट्रांजिस्टर में देखें तो धारा और वोल्टता के बीच जब हम वक्र देखते हैं तो वक्र सीधी रेखा के रूप में नहीं आकर के कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम डायोड के लिए बात करें तो डायोड के लिए धारा और वोल्टता के बीच का जो वक्र देखें तो वो कुछ इस प्रकार से हमें वक्र प्राप्त होता है डायोड के लिए। आगे हम बात करते हैं नंबर 3 पे आती है हमारे पास द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं ऐसी प्रतिबाधाएं जिनमें धारा की दिशा बदल देने पर भी उनकी प्रतिबाधाओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उनकी प्रतिबाधाएं अपरिवर्तित रहती है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहलाती है। जैसे रेजिस्टेंस है, प्रेरण कुंडली है, संधारित्र है। इनमें धारा का डायरेक्शन परिवर्तित कर देने पर भी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि यदि कोई रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है तो 10 ओम के रेजिस्टेंस में किसी भी डायरेक्शन में धारा प्रवाहित की जाए, उसका जो प्रतिरोध है वो 10 ओम ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होता है। जैसे संधारित्र है, संधारित्र में किसी भी डायरेक्शन में आप धारा प्रवाह कीजिए, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस प्रकार ये जो युक्तियां हैं, इन युक्तियों को में जो है धारा की डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में प्रवाहित की जाए, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये कहलाती है द्विपार्श्विक बाधाएं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे शाखा, नोड बिंदु, पाश या लूप किसे कहते हैं, इन बिंदुओं पर। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।